नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इफ यू वॉन्ट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वॉन्ट टू फील द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन द फ्यूचर, कम टू इंडिया। ये कहना है भारत में मौजूद अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी जी का। देखिए, एरिक गारसेटी जी का यह स्टेटमेंट एक ऐसे समय पर आ रहा है जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान इस समय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और देखिए, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान जी का भी भारत को लेकर के क्या कहना है। उनका कहना है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप हैज अचीव्ड न्यू हाइट्स। भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है ये नई ऊंचाइयों को छू रही है। देखिए, कभी हम एक तरफ तो देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच के संबंध सुधर रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि यहां पर खालिस्तान इशू को लेकर, निज्जर किलिंग केस को लेकर, कभी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर, सीख फॉर जस्टिस को लेकर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें खटास भी आती लगती है। इंडिया और रशिया के बीच का जो हिस्टोरिक अलायंस है, जो टाइज हैं, उनको लेकर के भी कई बार इंडिया और अमेरिका के बीच में टेंशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद, ये जो छोटी मोटी टेंशंस आपको देखने को मिले, उसके बावजूद इंडिया और अमेरिका के बीच की जो पार्टनरशिप है वो लगातार ग्रो ही करती जा रही है। अब अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में हर साल लगभग 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। कोल्ड वॉर इरा में जब इंडिया और अमेरिका के बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, 1971 के वॉर में हम जानते हैं कि कहां एक तरफ अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ अभियान पर भेज दिया था पाकिस्तान की तरफ से। अनेकों युद्धों में पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका करता रहा है। 1999 में परमाणु परीक्षण के बाद तो अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। ऐसे खराब दौरों से गुजरने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में आखिर रिश्ते सुधरे कैसे, और पार्टनरशिप की इस नई ऊंचाइयों पर हम आखिर कैसे पहुंच पाए, और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के क्या वेरियस डायमेंशंस हैं, इन्हीं सब को लेकर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कहते हैं कि अमेरिकाज बिजनेस इज बिजनेस। देखिए, कहते हैं कि अमेरिकाज बिजनेस इज बिजनेस। अमेरिका सिर्फ पैसों की बातें समझता है। अमेरिका के दुनिया में जहां पर भी आप देखेंगे कि रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। वो रेस्पेक्ट भी उन्हीं की करते हैं जिनके पास में पावर होती है, जिनके पास में पैसा होता है, जिनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। अगर हम दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें आपको 5वें नंबर पर नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में भारत नजर आएगा, जहां पर भारत की जीडीपी आपको 4.112 ट्रिलियन डॉलर्स नजर आएगी। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक एस्टिमेट के हिसाब से PPP टर्म्स में, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखें तो भारत दुनिया की 5वीं नहीं, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत की PPP टर्म्स में जीडीपी 10.079 ट्रिलियन डॉलर से, और ये भी 2022 के एस्टिमेट से। 2024 के एस्टिमेट से देखें तो निश्चित तौर पर ये 12-13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास कम से कम पहुंच रहा हो। तो देखिए, अपने एस्टिमेट्स के हिसाब से एक्चुअली अमेरिका अब भारत की वर्थ समझने लगा है। सिर्फ जीडीपी के हाई वैल्यूज की ही बात नहीं है। हम आज की डेट में अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए, दुनिया की जो 5-6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ग्रोथ रेट आप देखेंगे, जहां चाइना 4-5% के आसपास है, 4.8 to 4.9%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4.9%, फ्रांस 3.6%, यही आपको भारत का ग्रोथ रेट 9%, 8-9% के आसपास नजर आता है। इसका मतलब कि इंडिया की अर्थव्यवस्था का सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ा है कि ग्रोथ रेट भी हाई है। यानी कि आने वाले समय में इंडिया की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा ऊंचे पायदान पर पहुंचने की चांसेस है। और कहा जा रहा है कि 2027 से 2030 के बीच ही नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में भी हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। देखिए, अमेरिका के एनएस से जेक सुलिवान जी से जब इंडिया और यूएस के बीच की पार्टनरशिप के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली हमारे रिलेशंस, हमारी पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसके बावजूद छू रहे हैं कि भारत ब्रिक्स नेशंस का एक मेंबर है। और ये जो ब्रिक्स पार्टनरशिप बनाई गई है, ये है क्या? ये दुनिया में जो आज अमेरिका की हेजीमनी है, जो अमेरिकन लीडरशिप है, उससे दूसरी तरफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को ले जाने का एक प्रयास ही तो है। तो एक ऐसा देश जो कि ऐसा एक अलायंस में मेंबर है, जो कि अमेरिकन लीडरशिप से इतर एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, उस ग्रुप के मेंबर के साथ में भी अमेरिका के ऐसे टाइज और ये बढ़ती हुई ऊंचाइयां, ये आश्चर्यजनक। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच के बढ़ते पार्टनरशिप के बारे में अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो जहां जब पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी बॉर्डर पर टेंशन्स हुआ करती थी तो अमेरिका भारत के ऊपर ही प्रेशर बनाता था कि हमको रिस्ट्रेन करना चाहिए, हमको किसी प्रकार का कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाते। लेकिन अभी हाल फिलहाल जितने भी बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करने से बचाव किया है
और ये बात कही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का आपस का मैटर है, ये आपस में अगर सुलझा ले तो अच्छा होगा, हमको बीच में बीच बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको मीडिएशन की नीड नहीं है। यहां पर देखिए अमेरिका के ऐसे स्टैंड को ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान से डाइवर्जन की तरह से देखना चाहिए। इसके अलावा अभी देखिएगा आप कि एक रिसेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर कोई क्लैश होता है और अगर पाकिस्तान यूनिलैटरली कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में करता है तो हम एलओसी क्रॉस करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो जैसे पहले हमने एलओसी क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, एयर स्ट्राइक्स की हैं, हम ऐसा फिर से कर सकते हैं। ऐसा कड़ा स्टेटमेंट देने के बावजूद जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर से जब स्टेटमेंट पूछा गया, उनका स्टेटमेंट मांगा गया, तो उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है जब अरुणाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरीज का नामकरण चाइना ने अपनी भाषा में कर दिया और पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में क्लेम करने की कोशिश की, तब अमेरिका ने पूरी तरीके से यहां पर खुलकर भारत का समर्थन किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से इंटीग्रल पार्ट है भारत का, और अगर यूनिलैटरली चाइना किसी भी प्रकार का कोई इंकर्जन करने की कोशिश करता है, कोई ऑक्यूपेशन डेवलप करने की कोशिश करता है, चाहे मिलिट्री मींस से चाहे सिविल मींस से, हम यहां पर चाइना के इन प्रयासों को असफल करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। तो जो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको अमेरिका की तरफ से भारत के लिए देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है, यह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग उस प्रश्न का जवाब देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बार देख लेते हैं कि इंडिया और अमेरिका के पार्टनरशिप के क्या क्या डायमेंशंस हैं। इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप की बात करें तो अनेकों डायमेंशंस पर चलती है। सबसे पहला है कल्चरल। इंडिया और अमेरिका के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहते हैं। अमेरिका के लोग भारत के कल्चर से काफी हद तक कई बार आपको इन्फ्लुएंस नजर आएंगे। कई बार भारत में आपको हॉलीवुड मूवीज के थ्रू और बाद में आगे चल करके बॉलीवुड मूवीज के थ्रू इंडिया में वेस्टर्न कल्चर और खासकर से अमेरिकन कल्चर्स पॉपुलर होते हुए नजर आता है। अगला पार्टनरशिप का डायमेंशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बढ़ता हुआ। देखिए यहां पर जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इंडिया और अमेरिका के बीच में टाइज काफी गहरे होते जा रहे हैं। चाहे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, भारत और अमेरिका मिलकर के निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा लीगो प्रोजेक्ट तमिलनाडु में बनने वाला न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजीज हो, इनमें आपको एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडो यूएस पार्टनरशिप का जो अगला डायमेंशन है वो है डायस्पोरा का। एक बड़े पैमाने पर इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में रहता है और वहां के कल्चर को और ज्यादा एनरिच करता रहता है, और ये अमेरिकन सोसाइटी का एनरिचमेंट सिर्फ कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी करते हैं। और इंडियन डायस्पोरा की अमेरिकन सोसाइटी में काफी रेस्पेक्ट है। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन में लगभग 2% के आसपास इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन अगर क्राइम रेट की बात करें तो 0.01% से भी कम इंडियन डायस्पोरा का वहां पर क्राइम रेट है। मतलब जितने भी क्रिमिनल्स वहां पर पकड़े जाते हैं उसमें इंडियन डायस्पोरा के लोग 0.01% के आसपास होते हैं या उससे कम। लेकिन अगर उनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कहीं ज्यादा आगे है, सिग्निफिकेंटली हाई। इसके अलावा देखिए अगला डायमेंशन है फाइनेंशियल डायमेंशन। कई बार हमको एक्सटर्नल सॉवरेन और एक्सटर्नल कॉमर्शियल डेट्स की आवश्यकता पड़ती है, लोन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अमेरिका चूंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए वो उस तरह से वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से हमको लोन दिलाने में हेल्प करता है। कई बार अमेरिका खुद से अपनी तरफ से भी हमको कुछ लोन्स और ग्रांट्स ऑफर करता रहता है। तो ये फाइनेंशियल डायमेंशन हो गया। इसके अलावा डिप्लोमेटिक डायमेंशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट की बात अक्सर भारत करता है, उसका अमेरिका ने इधर बीच कई वर्षों से समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगले डायमेंशन की बात करें तो इंडो यूएस पार्टनरशिप के डायमेंशन में आता है इकोनॉमिक डायमेंशन। देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहली चीज तो देखेंगे कि जो अमेरिका की सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आउटसोर्स होकर के आते हैं, जिससे इंडिया में जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट और अमेरिकन कंपनीज को अमेरिका में प्रॉफिट होता है। तो ये इंडिया और यूएस दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। इसके अलावा यूएस की कंपनीज के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर के सामने आता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन में से एक भारत में मौजूद है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट बन जाती है किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। इसके अलावा इंडियन कंपनीज के लिए भी अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं,
तो इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह से चुन रही है। इसके पहले जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी, अपना बेस उन्होंने चाइना में बना रखा था। अब चाइना में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने और लेबर कॉस्ट के बढ़ने के कारण वो नए मैन्युफैक्चरिंग बेसिस खोज रहे हैं। तो नए बेस के तौर पर उनको एक जो बड़ा डेस्टिनेशन मिला है वो भारत मिला है। तो भारत में आकर के अब उनकी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और यहां से मैन्युफैक्चर करके सामान वो अमेरिका एक्सपोर्ट करती हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। यही कारण है कि इंडिया का अब लगातार एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है और इस समय इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हिस्टोरिक हाईस पर है, $645 बिलियन। इसके अलावा अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो भारत को एक मार्केट की तरह से देखती हैं, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेजती हैं। इसके अलावा उनके यहां पर ऑयल का भी एक बड़ा भंडार है, वो ऑयल भी हमको बेचते हैं। देखिए इंडिया भी कई बार अपने जहां से हम लोग ऑयल मंगाते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अनेकों मार्केट से अलग अलग करके हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑयल मंगा लें। किसी एक रीजन में अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, किसी प्रकार की कोई क्राइसिस आई तो हमारी ऑयल सप्लाई ना बंद हो। तो जब हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किया तो एक सोर्स के तौर पर हमने अमेरिका को भी रखा है, अमेरिका से भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑयल हम परचेस करते हैं। और इकोनॉमिक डायमेंशन में जो लास्ट डायमेंशन आता है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का। देखिए अमेरिका में दुनिया के कुछ बड़े फंड मैनेजर्स मौजूद हैं जिनके पास में बहुत बड़ा कैपिटल मौजूद है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिस भी देश में पहुंच जाए वहां के शेयर मार्केट को बहुत ऊंचा और वहां के ओवरऑल मार्केट को बहुत एनरिच कर सकते हैं। देखिए ये ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बनाने के मोटिव से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दुनिया में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि आजकल क्राइसिस का माहौल है, टेंशन का माहौल है, कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करता हुआ अगर कोई रीजन नजर आ रहा है तो वो भारत है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत के पास है, 8-9% की ग्रोथ रेट भारत में लगातार बनी हुई है। ऐसे में ऐसे बड़े फंड मैनेजर्स के लिए, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक सेफ डेस्टिनेशन होगा अपने एक्स्ट्रा कैपिटल को पार्क करने के लिए। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। जहां ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बनाने का एक मौका मिलेगा, वहीं भारत के पास में एक बहुत बड़ा पूंजी का भंडार आ जाएगा जिसका इस्तेमाल हम अपने ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकाज बिजनेस इज बिजनेस। अमेरिका किसी के साथ में भी अगर रिलेशंस डेवलप करता है तो निश्चित तौर पर उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट निहित होता है। इतने सारे इकोनॉमिक रीजंस हैं अमेरिका की इंडिया के साथ में अपने टाइज इंप्रूव करने के लिए। ऐसे ही नहीं अमेरिका आजकल हर मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा डायमेंशन बनता है वो है स्ट्रैटेजिक डायमेंशन। देखिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडो यूएस पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है वो है स्ट्रैटेजिक डायमेंशन, डिफेंस कोऑपरेशन का डायमेंशन। कि 1990 में कोल्ड वॉर इराक के अंत होने के बाद, यूएसएसआर के फॉल होने के बाद में अमेरिका के एक आइडियोलॉग, अमेरिका के एक थिंकर इरविंग क्रिस्टॉल ने एक नई पॉलिसी की रचना की जिसको बोलते हैं नियो कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी। उस पॉलिसी के अंतर्गत, उस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये बात कही गई कि अमेरिका को अब ये जो नई बादशाहत मिली है, दुनिया का सोल हेजिमॉन की पोजीशन जो मिली है अमेरिका को, ये हमको बनाए रखनी, और इसको बनाए रखने के लिए हमको हर एक मींस का सहारा लेना चाहिए। अगर हमको यहां पर मिलिट्री मींस का सहारा लेना पड़े तो भी हम लेंगे, लेकिन अमेरिका की इस बादशाहत को, अमेरिका की इस ग्लोबल हेजीमनी को बनाए रखना है हमको। उसके बाद से आपको अमेरिका ज्यादा हमलावर, ज्यादा एग्रेसिव नजर आया होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका ने सोल हेजीमॉन के तौर पर दुनिया में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान में हो, सोमालिया में हो, चाहे वो यमन में हो, इराक में हो, सीरिया में हो, लीबिया में हो, युगांडा में हो, ऐसे कितनी सारी जगहों पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जो अमेरिका को अगला चैलेंजर के रूप में एक पावर नजर आ रही है वो है चाइना। राइज ऑफ चाइना से अमेरिका काफी परेशान है। उसको लगता है कि जो सोल हेजिमॉन की पोजीशन थी उनकी, जिसको फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद से कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, अभी फिर से वो चैलेंज हमको इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की तरफ से देखने को मिल रही है। तो चाइना को कंटेन करना उनके लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है जिसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा मेजर पार्टनर के रूप में वो इंडिया को देखते हैं। उनको लगता है कि उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी अगर इंडिया उनके साथ नहीं रहा। तो वो किसी भी तरीके से इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बना करके रखना चाहते हैं। देखिए इस रीजन में अमेरिका की पहले से बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन ओशन में जो सबसे डोमिनेटिंग फोर्स है वो इंडियन नेवी है। चाइना को अगर कंटेन करना है तो इंडियन ओशन में इंडियन नेवी और
चाइना को एनसर्कलमेंट करने के लिए ऑब्वियसली चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर्स को एंगेज करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया के साथ में चाइना की एंगेजमेंट, ये अमेरिका की डिमांड है, ऐसा अमेरिका चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप देखेंगे कि जो नेटो अलायंस की जिसकी हम लोग बात करते थे, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और अमेरिका और कनाडा, इनके बीच का जो अलायंस था, ये जो नेटो अलायंस की हम लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहा है। यूरोप अपना पार्टिसिपेशन उसमें घटाना चाहता है। अगर नेटो में से वेस्टर्न यूरोप का पार्टिसिपेशन कम होगा तो उनको कुछ नए पार्टनर्स की जरूरत होगी। तो अमेरिका नेटो के एक्सपेंशन में कुछ नए पार्टनर्स खोज रहा है और वो इंडिया की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज से वो भली भांति परिचित है। जब उनको अफगानिस्तान पर हमला करना था तो उस समय उन्होंने अपनी यूएस आर्मी को इंडियन आर्मी के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था, क्योंकि माउंटेन्स पर लड़ने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी ट्रेनिंग अगर किसी की तो इंडियन आर्मी की है। अभी हाल फिलहाल आपने रेड सी में पायरेट्स के अगेंस्ट ऑपरेशंस करते हुए इंडियन नेवल फोर्सेस की प्रोवेस को भी देखा है। कारगिल युद्ध के दौरान और अभी हाल फिलहाल बालाकोट स्ट्राइक के दौरान आपने इंडियन एयरफोर्स की पिन पॉइंट प्रेसिजन के साथ की गई फ्लॉलेस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी देखा है। इन्हीं सभी कैपेबिलिटीज के कारण यूएसए अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट में और इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा चाहता है। तो जब इतनी सारी नीड्स हैं तो ऑब्वियसली ऐसा स्टेटमेंट तो आना स्वाभाविक ही होगा। वो कहेंगे कि इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों को छू रही है।